स्वागत है आप सभी को मेरी इस न्यू वीडियो में। इस वीडियो में विज्ञान कक्षा 8 का अध्याय 4 कपड़े तरह तरह के रेशे तरह तरह को देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। देखिए इस अध्याय से आपको पता चल रहा है कि कपड़े तरह तरह के यानी कि कपड़े के बारे में इस अध्याय में जानकारी मिलेगी, है ना। देखिए इस पिक्चर में ये है रीचा, ठीक है, जो अपने जो दादा और दादी से बात सुनी उनकी कि दादी कह रही है कि दादा को, यानी रीचा कह रही है दादा से कि आप कुर्ता क्यों पहनते हैं। तो दादाजी कहते हैं, तो देखिए यहाँ पे सूती वस्त्र का दे रखा है, ठीक है, तो आपको इसे लिख लेना है, ठीक है। तो दादाजी कहते हैं कि सूती कपड़े से बना कुर्ता ही हम पहनते हैं, ठीक है। सूती कपड़े हल्के और आरामदेह होते हैं। गर्मी के मौसम में इस कपड़े को पहनने पर ठंडक महसूस होती है। सूती कपड़े सबसे अधिक स्वास्थ्यकर होते हैं। इन्हीं गुणों के कारण सूती कपड़े प्रत्येक दिन पहनने के काम में लाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन रीचा दादाजी से फिर बोले कि इतना गुण रहने पर भी दादी माँ इसे पहनने को आपको क्यों मना करती है। तो इसके कारण है, ठीक है। तो देखिए सूती कपड़े में धुलकन आसानी से बचते हैं तथा शीघ्रता गंदे हो जाते हैं। पानी में डालने पर सिकुड़ जाते हैं, ठीक है, सिकुड़ जाते हैं। और इस कपड़े में शीशन या सिलवट जल्दी ही पड़ जाती है, जिसके कारण बिना इस्त्री किए सूती कपड़ों को पहनना अच्छा नहीं लगता। सूती कपड़ों को नियमित युक्त जगहों पर रखने से फफूंदी लग जाती है। बराबर धुलाई करने पर रंग हल्के एवं धूसर पड़ने लगते हैं। सूती कपड़े के समान लीलन कपड़ा में भी फफूंदी आसानी से लग जाते हैं, परंतु ये सिकुड़ते नहीं। रेशम पहनने में आरामदेह होता है, ठीक है। देखिए जामतब रेशे से बने होने के कारण ताप का कुचालक है, जिससे शीत ऋतु के लिए अनुकूल वस्त्र है, परंतु इसे गर्मी में भी प्रयोग में लाया जाता है। इसी चिकनाहट और कोमलता से शीघ्रता का आभास शीतलता का आभास मिलता है। धोने पर ये सिकुड़ते हैं और ना फैलते हैं, नहीं सिकुड़ते हैं और ना ही फैलते हैं, परंतु इस्त्री के बिना इसे पहनना अच्छा नहीं लगता, ठीक है। और रेशम के कपड़ों में फफूंदी नहीं लगती है। अब आगे चलते हैं। परंतु अधिक दिनों तक नमी युक्त अंधेरे जगह पर में रखने पर फफूंदी लग जाते हैं। पसीने में से रेशमी कपड़े की चमक और रंग धूमिल हो जाते हैं। उन्हीं कपड़े में सिलवट नहीं पड़ती है, उन्हीं कपड़े सिकुड़ते हैं, ठीक है, पर इस पर फफूंदी नहीं लगती है, ठीक है। परंतु अधिक समय तक नमी युक्त जगह में रखने पर फफूंदी लग ही जाती है, ठीक है। देखिए ऊन को धूप में रखने से उनका रंग कैसा हो जाता है, हल्का हो जाता है, ठीक है। अब देखिए हम पटसन के बारे में जानेंगे। देखिए पटसन से बने कपड़े को हम पहनने के काम में नहीं लाते हैं। पटसन से बने बोरियों में अनाज रखा जाता है और इसे फर्श में बिछाने के काम में लाते हैं, परंतु अब पटसन रेशा भी परिष्कृत कर महीन धागा तैयार करने लगा है और कपड़ा तैयार किया जाने लगा है, ठीक है। देखिए ये तालिका है, ठीक है। रेशा उपयोग गुण एवं समस्याएं इसके अंदर दे रखा है, ठीक है। आपको इसको भरना है, ठीक है। इसके अंदर क्या करना है आपको कि देखिए ये सूती कपड़ा है ना, ये रेशा है, ठीक है, कपास का है, ठीक है, कपास का रेशा किससे, ये सूती कपड़ा किससे बनता है, कपास से, ठीक है। और इसका उपयोग क्या है, कपड़े पहनने में, है ना, पहनने के कपड़े तैयार करते हैं। इसका गुण होता है हल्का, गर्म में ठंडक, सफेद, रंगीन इत्यादि, है ना। और देखिए इसकी में समस्या क्या आती है, रख रखाव में परेशानी होती है, ठीक है, जल्दी गंदा होना, जल्दी घिसना, इस्त्री करके पहनने लायक इत्यादि में समस्या होते हैं। इसको आपको और रेशा देके भर लेना है, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं। देखिए अब रेशे की कहानी हम पढ़ेंगे, ठीक है, रेशे एवं कपड़े की कहानी। देखिए कपड़ा मानव सभ्यता का विकास की देन है। कपड़ा मानव सभ्यता और संस्कृति के सूचक हैं। आज ही नहीं, प्रारंभिक काल से ही मानव तन ढकने का प्रयत्न करते आ रहा है, ठीक है। इस काम के लिए उसने आदिम युग से घास फूस के कपड़ों, घास फूस, पेड़ पौधे, पत्ते, छाल या मृत पशु की खाल आदि का प्रयोग किया, परंतु मानव इतने में कब संतुष्ट होने वाला था। इसकी तीव्र बुद्धि ने वस्त्रों की उत्पत्ति के साधनों एवं वस्त्रों को बुनकर तैयार करने की तकनीक खोज निकाली। तब से आज तक तकनीक निर्माण कला में उत्तरोत्तर विकास होता रहा तथा इस दिशा में मनुष्य अनवरत प्रयत्नशील रहा। अब आगे चलते हैं। देखिए बुनी हुई चटाई तथा बटी हुई रस्सियों से उसे अपनी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सफलता मिली। सामानों को लाने ले जाने, शिकार को बांधने एवं ले जाने, शिकार, कपड़े और फंसाने इत्यादि अनेक कामों के लिए उसने तिनकों एवं नरम टहनियों को गूंथकर और चमड़े की पट्टियों से रस्सियां तथा डोरियां बनाई। वास्तव में इन्हें निर्मित करने की प्रक्रिया ही वस्त्र निर्माण की कला में की प्रेरणा थी बनी, ठीक है। इस कला में दिनानुदिन उन्नति होती गई और इससे चौड़ी पट्टियां बनाकर तन ढकने के लिए प्रारंभिक प्रयास होने लगे। इसके साथ साथ मानव ने वस्त्र उपयोगी रेशा की खोज की। उस समय मानव ने जिस रेशे की खोज की वे सभी प्राकृतिक से प्राप्त होते थे। पेड़ पौधे तथा अन्य जंतुओं के बालों से प्राप्त रेशे ही वास्तव में उस समय वस्त्रों के निर्माण में काम आते थे, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखिए ऐसा अनुमान है कि सन से प्राप्त रेशे ही सर्वप्रथम वस्त्र निर्माण हुआ, ठीक है। सर्वप्रथम किससे प्राप्त हुआ, सन से बना हुआ रेशा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखिए अब इसको आगे आपको पढ़ना है, ठीक है। ये सभी आपको प्राचीन काल के बारे में कहानी सुनाएंगे, ठीक है। इन सभी को आपको क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब देखिए वस्त्र की बुनाई कैसे की जाती है, ठीक है। वस्त्र का निर्माण पहले हाथों से किया जाता था, जिससे अधिक श्रम और समय लगता था और उत्पादन भी कम होता था। देखिए चरखे के आविष्कार से वस्त्र निर्माण की क्रिया में उन्नति हुई और कम समय एवं श्रम में अधिक वस्त्र बनने में सफलता मिली, ठीक है।
वैज्ञानिकों के आविष्कार से वस्त्र निर्माण के काम में और भी उन्नति हुई। औद्योगिक क्रांति के बाद इस उद्योग ने एक नया मोड़ लिया। भाज इंजन से चालित एवं विद्युत चालित यंत्रों से उत्पादन में अधिकता वृद्धि हुई। आज वैज्ञानिक एवं पद्धति ने वस्त्र निर्माण उद्योग को चरमोत्कर्ष तक पर पहुंचाया। ठीक है, अब देखिए, पौधे एवं जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशों से बने कपड़े जैसे सूती कपड़े के जल्दी गंदा होने से एवं धोने से सिलवट पड़ने पर इसके रख रखाव पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, और देखिए, सूती लीलन एवं ऊनी कपड़ों को बहुत दिनों तक छोड़ दिया जाए तो उसमें क्या लग जाती है, फफूंदी लग जाती है। ठीक है, इन कपड़ों को इन कपड़ों के रख रखाव पर विशेष ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, अब देखिए, विज्ञान की प्रगति का प्रभाव निर्मल कला पर भी पड़ा। आजकल अनेक ऐसे वस्त्र बने हैं जिन्हें इस्त्री करने की भी आवश्यकता नहीं होती है। इन्हें धोना और साफ करना आसान है। इनमें कीड़े नहीं लगते। ये बड़ी सफलता और कुशलता से बर्फ, पानी, शीत, अग्नि आदि से रक्षा करते हैं। अर्थात इन्हें इतने प्रकार के गुणों से युक्त बनाया जा सकता है कि इनका जादुई रेशे नाम पूर्ण रूप से सामर्थ्य सिद्ध है। ठीक है, आधुनिक युग में वस्त्र के निर्माण के लिए नवीन रासायनिक रेशों का आविष्कार हुआ और अनेकानेक नवीन रेशे खोजे जा रहे हैं। इस प्रकार के रेशे को क्या कहते हैं, कृत्रिम रेशे या मानव निर्मित रेशे। इसको आपको लिखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, सर्वप्रथम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हुए कृत्रिम रूप से रेशा का निर्माण किया गया। जैसे रोयन लकड़ी की लुगदी से द्वारा कृत्रिम रेशा प्राप्त किया गया, जिसका गुण रेशम के समान ही होता है, इसलिए इसे कृत्रिम या नकली रेशा कहते हैं। इसको आपको लिखना है, नकली रेशम किसे कहते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। देखिए, आज के रासायनिक संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा रेशों का निर्माण होने लगा है। इस प्रकार के रेशे को क्या कहते हैं, संश्लित रेशा। ठीक है, कहते हैं। ठीक है, जैसे रोयन, डेक्रोन, टेरिलीन, पॉलिस्टर, टोरिकॉट इत्यादि, ये सभी क्या है, संश्लेषित रेशा। इसको भी आपको लिख लेना। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं। इन रेशे की प्राप्ति के साधन प्राकृतिक रेशे के साधन सीमित नहीं है। इनके अनेक रूप भी अनंत बनाए जा रहे हैं। विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इन्हें उसी के अनुकूल बनाया जा सकता है। अब आगे चलते हैं। देखिए, संश्लेषित रेशा के बारे में आप जान चुके हैं। ठीक है, संश्लेषित रेशा किसे कहते हैं, रासायनिक विधि द्वारा बने गए रेशे को क्या कहते हैं, संश्लेषित रेशा। अब आगे चलते हैं। रेयॉन पे हम लोग आ गए हैं। ठीक है, देखिए, रेशे से बना वस्त्र बहुत महंगा होता है, परंतु इसकी सुंदर बुनावट ने प्रत्येक व्यक्ति को मोह लिया है ना। अब आगे चलते हैं। देखिए, 1890 में वैज्ञानिकों को रेशम के समान गुणों वाला रेशा प्राप्त करने में सफलता हुई। ठीक है, इस प्रकार के रेशे प्राप्त करने के लिए लकड़ी या बांस की लुगदी से कास्टिक सोडा से प्रतिक्रिया कराई जाती है और जेनथेट सेलुलोज बनाने के लिए इस लुगदी को कार्बन डाइऑक्साइड में मिश्रित किया जाता है, जिसे कास्टिक सोडे के घोल में घोल दिया जाता है। इससे लाल अथवा नारंगी रंग का द्रव्य पदार्थ बन जाता है, जिसे स्वच्छ करने के उपरांत तथा जमाने पर चिपचिपा पदार्थ प्राप्त होता है। देखिए, इसके उपरांत इसके छोटे छोटे छिद्रों में से होकर सल्फ्यूरिक अम्ल के घोल से होकर निकालकर ठोस पदार्थ बनाया जाता है। यह द्रव पदार्थ जिन छोटे छोटे छिद्रों में से निकाला जाता है उसे तंतु ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, और देखिए, पदुपरांत कई सुंदर रेशे को एक साथ खींचा जाता है जो रेशा जैसे होते हैं। इन रेशों को साबुन से के घोल में घोलकर विरंजित करके सुखा लेते हैं और ये रेशा रेयॉन है। ठीक है, अब देखिए, 1946 में भारत में रेयॉन का पहला कारखाना केरल में स्थापित किया गया। ठीक है, केरल में। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इस प्रक्रिया से रेशे कपड़े कड़े हो जाते हैं। धागा बनाने के लिए कई रेशों को एक साथ ऐंठा जाता है। ठीक है, और तब धागा को चरखियों पर लपेटा जाता है। इसके उपरांत पुनः 2 चरखियों लेकर धागा को लपेटा जाता है। धागा को प्रत्येक बार लपेटते समय ऐंठन दी जाती है। अंत में धागा की छिल्लियों के रूप में लपेट दिया जाता है। ठीक है, और देखिए, रेयॉन के बारे में तो आप पूरी तरह से जान चुके हैं। ठीक है, रेयॉन के बारे में आप जान चुके हैं कि कैसे बनता है। ठीक है, और देखिए, इसको जलाने पर क्या होता है, कागज या रस्सी के जलने की गंध आती है। ठीक है, और अंत में क्या होता है, भूरे रंग की राखी रह जाती है। ठीक है, और आगे चलते हैं। अब देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको रेयॉन है। ठीक है, इसका रेयॉन से बना हुआ वस्त्र है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आपको दिखाता हूँ आगे क्या है। अब हम नायलॉन के बारे में जानेंगे। ठीक है, नायलॉन। ठीक है, देखिए, नायलॉन पहला पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा है जो किसी प्राकृतिक कच्चे माल, पौधे या जंतु से प्राप्त का उपयोग किए बिना बनाया गया। ठीक है, ये आपको याद करना है। ओके, अब देखिए, नायलॉन का निर्माण कोयले, जल और वायु से किया जाता है। कोयले से प्राप्त रासायनिक तत्वों एवं गैसों का इस प्रकार सम्मिश्रण किया जाता है कि उनसे नायलॉन लवण उत्पन्न हो जाता है। गर्म करने पर इस पदार्थ के छोटे छोटे कण मिलकर लंबी लंबी कड़ियों में परिवर्तित हो जाते हैं। फिर इन कड़ियों को पिघलाकर क्या करते हैं कि स्पिनेरेट से बाहर निकाला जाता है। जैसे ही यह रेशा निकलकर हवा में आता है वैसे ही जम जाता है और धागे के रूप में एकत्रित कर लिया जाता है। ठीक है,
ठीक है। अब ये भी आपको देखना है। नायलॉन रेशा मजबूत, लचीला और हल्का होता है। ये चमकीला, धुलाई में आसान तथा साफ करने में आसान होता है, अतः यह वस्त्रों के निर्माण में बहुत प्रचलित हुआ। ठीक है, देखिए यहाँ पे नायलॉन से बने हुए कुछ वस्तुएं हैं, जैसे ये क्या है, ये ब्रश का ये निकला हुआ है ना, ये रस्सी भी इसी से बनता है, जुराब भी। ठीक है, ठीक है। और आगे चलते हैं। देखिए नायलॉन से देखिए पैराशूट भी बनाया जाता है। ठीक है, ये आपको देखिए नायलॉन से पैराशूट भी बनाया जाता है, और रस्सी आपको तो बताया रखा हूँ, रस्सी चढ़ने की ये काम आता है। और आगे चलते हैं। ठीक है, देखिए नायलॉन से मिश्रित कई वस्तुओं को उपयोग में लाने, जैसे जुराबे, सस्ती, तब्बू, ब्रश, कारो की सीट के पट्टी, रोयन, थैला, पर्दे इत्यादि एक नायलॉन के तार, इस्पात, ठीक है, के तार से अधिक मजबूत होता है। इसी गुण के कारण नायलॉन का उपयोग पैराशूट और चट्टानों पर चढ़ने हेतु रस्सों के निर्माण में भी किया जाना है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब देखिए हम आगे हैं पॉलिस्टर। ठीक है, पॉलिस्टर एक अन्य संश्लेषित रेशा है। टेरिलीन एक लोकप्रिय पॉलिस्टर है, ये बात याद रखिएगा। इसका जन्म द्वितीय महायुद्ध के समय हुआ था। इसको नायलॉन की तरह ही पिघलाकर काता एवं बुना जाता है। इसका भौतिक ढांचा एवं इसकी समस्या भी लगभग नायलॉन के ही समान होती है। इसके वस्त्र बहुत ही यानी कि बहुत कुछ नायलॉन के वस्त्रों से अनुरूप होते हैं। ठीक है, ये नायलॉन की तरह होता है पॉलिस्टर। और इसका उपयोग, ठीक है, इसका उपयोग बोतलें, बर्तन, फिल्म, तार और अन्य बहुत से उपयोगी उत्पादों में निर्माण किया जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं एक्रिलिक। ठीक है, एक्रिलिक में आ गए हैं। ठीक है, देखिए सर्दियों में स्वेटर पहनते हैं। ठीक है, तथा शाल अथवा कंबलों का उपयोग करते हैं। इनमें से बहुत से वास्तव में प्राकृतिक ऊन से निर्मित नहीं होते, यद्यपि वे ऊन सर्दिश दिखाई देते हैं। ये अन्य प्रकार के संश्लेषित रेशे से तैयार किए जाते हैं, जो एक्रिलिक कहलाते हैं। ठीक है, प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त ऊन काफी महंगा होता है, जबकि एक्रिलिक से बुनी वस्तुएं अपेक्षाकृत सस्ती होती है। ये विविध रंगों में उपलब्ध होती है। संश्लेषित रेशे अधिक टिकाऊ और सस्ती मिलते हैं, जिससे ये प्राकृतिक रेशे की अपेक्षा अधिक लोकप्रिय है। देखिए एक्रिलिक का उदाहरण है, आप स्वेटर को किसी को बुनते हुए देखते होंगे, है ना, वही एक्रिलिक का उदाहरण है। ठीक है, या चटाई बुनते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब हमने सीखा को अध्ययन कर लेते हैं। ठीक है, मुख्य रूप से रेशे दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक संश्लेषित और एक प्राकृतिक। ठीक है, रासायनिक क्रिया द्वारा बने होने के कारण संश्लेषित रेशा कहलाते हैं। रेशों की पहचान मुख्यतः निम्न विधि द्वारा की जाती है: बहिष्कृत, है ना, सूक्ष्मदर्शी, दहन, धागा तोड़, वस्त्र फाड़, सिलवट, धूप में सुखाने इत्यादि का परीक्षण। ठीक है, 1964 में भारत में रेयन का पहला कारखाना केरल में स्थापित हुआ। केरल में रेयन सेलुलोज के रासायनिक क्रियाओं द्वारा प्राप्त होता है। नायलॉन पहला पूर्णतः संश्लेषित रूप से बना रेशा है। संश्लेषित रेशे अद्वितीय गुणधर्मों वाले होते हैं, जो इन्हें परिधान सामग्री हेतु लोकप्रिय बनाते हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन आंसर को देख लेते हैं। ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें क्या करना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। संश्लेषित रेशे किससे प्राप्त होते हैं? संश्लेषित रेशे डैश तथा अथवा डैश रेशे भी कहलाते हैं। देखिए, संश्लेषित रेशा मानव निर्मित अथवा कृत्रिम रेशा भी कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए सूती वस्त्र को जलने पर क्या होता है? सूती वस्त्र को जलने पर कागज के जलने जैसी गंध आती है, जबकि नायलॉन से उबलती हुई फली के समान गंध आती है। ठीक है, सूती और नायलॉन के वस्त्र को फाड़ने पर सूती वस्त्र आसानी से फटता है। ठीक है, अब देखिए संश्लेषित रेशा सेलुलोज के रासायनिक नहीं, देखिए इसके अंदर आपको लिखना है रेयन रेशा। ठीक है, रेयन रेशे सेलुलोज के रासायनिक क्रियाओं द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। अब इसके अंदर आपको मिलान करना है। देखिए रेशम क्या है? एक प्राकृतिक रेशा है ना। अब देखिए पैरासूट नायलॉन के रेशों से बना होता है ना, और कृत्रिम रेशा संश्लेषित रेशा कहलाते हैं, और टेरिलीन रोयान का बना होता है। ठीक है, इसको आपको खुद से मिलान कर लेना है। अब आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 3, कुछ रेशे संश्लेषित क्यों कहलाते हैं? देखिए इसको लिखना है रासायनिक क्रियाओं द्वारा बने होने के कारण कुछ रेशे संश्लेषित रेशे कहलाते हैं। अब आगे चलते हैं। अब देखिए नायलॉन रेशे से निर्मित दो वस्तुओं के नाम बताइए जो नायलॉन की प्रबलता को दर्शाती है। तो इसका आंसर है पैराशूट और रस्सी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 5 है, रेयन घर में संश्लेषित, देखिए रसोई घर में संश्लेषित वस्त्र पहनने की सलाह नहीं दी जाती है, क्यों? तो इसका आंसर है, देखिए रसोई घर में संश्लेषित वस्त्र पहनने की सलाह नहीं दी जाती है क्योंकि संश्लेषित रेशे से बने हुए वस्त्र नायलॉन, डेकरॉन, टेरिलीन, पॉलिस्टर, टेरिकॉट होते हैं और वे जलने पर शरीर में चिपक जाते हैं तथा व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है। इसलिए रसोई घर में संश्लेषित वस्त्र पहनने की सलाह नहीं दी जाती है। अब आगे चलते हैं। अब देखिए प्रश्न संख्या 6, रेयन को नकली रेशम क्यों कहा जाता है? ठीक है, तो इसका उत्तर है, तो देखिए हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हैं, कृत्रिम रूप से रेशा का निर्माण करते हैं। ठीक है, जैसे रेयन द्वारा कृत्रिम रेशा प्राप्त करते हैं जिसका गुण रेशम के समान गुण वाला होता है, इसलिए इसे नकली रेशम कहा जाता है। देखिए नकली रेशम, देखिए रेयन असली रेशम से कहीं उत्तम गुण वाला एवं सस्ता रेशा होता है। ठीक है, देखने और छूने पर रेशम की ही सहानुभूति होती है। ठीक है, और इसलिए इसे नकली रेशम कहते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 7, संश्लेषित वस्त्र गर्मी के मौसम में आरामदेह नहीं होते हैं, क्यों? तो इसका उत्तर है, देखिए संश्लेषित वस्त्र गर्मी के मौसम में आरामदेह नहीं होते हैं क्योंकि इन रेशे से जो वस्त्र तैयार किए जाते हैं उन वस्त्रों में हवा प्रवेश नहीं करती है, जिससे हमें काफी गर्मी का अनुभव होता है और हम आराम महसूस नहीं करते हैं। अब आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 8, एक्रिलिक के दो उपयोग लिखिए। तो इसका उत्तर है, हम सर्दियों में स्वेटर पहनते हैं तथा शाल अथवा कंबलों का उपयोग करते हैं। दूसरा, एक्रिलिक से बनी वस्तुएं ऊन से सस्ती होती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं।
देखिए रेशा का नाम बताइए जो जलने पर जलते हुए कागज की गंध देती है, तो वो कौन सा रेशा है? तो ये आपको पता है, ये है सूती वस्त्र। ठीक है, जलने पर जलते हुए बाल की गंध देता है, तो ये रेशमी वस्त्र। ठीक है, जलने पर उबलती हुई फली का गंध देती है, तो ये क्या है? शुद्ध नायलॉन। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए अब इसका क्वेश्चन नंबर 10 है कि संश्लेषित वस्त्र का औद्योगिक निर्माण में वास्तव में वनों के संरक्षण में सहायक रहा है। टिप्पणी दीजिए। तो इसका उत्तर है, तो आप इसका उत्तर लिखेंगे संश्लेषित रेशे का औद्योगिक निर्माण वास्तव में वनों का सहायक रहा है, क्योंकि पहले क्या करते थे कि प्रकृति से बने हुए रेशे का उपयोग करते थे और जिसमें प्राकृतिक संसाधन की खपत होती थी, और वास्तव में रेशे पेड़ से ही प्राप्त किए जाते हैं। और जैसे ही संश्लेषित रेशे आए तो अब पेड़ कटने कम होने लगे। ठीक है, इसलिए संश्लेषित रेशे औद्योगिक निर्माण में वास्तव में संरक्षण सहायक रहा है। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और कुछ ना कुछ ज्ञान जरूर मिला होगा। तो हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।